दोस्तों, क्या चल रहा है? तो अभी जैसा आपने देखा होगा, नेपाल में आग लगी हुई है। और ये आग लगाने वाला कोई और नहीं, नेपाल के खुद के लोग हैं, जेनजी। जिसको आज तक एंटरटेनमेंट पसंद या फिर अपने आप से मतलब रखने वाली जनरेशन माना जाता था, उसने आज एक पूरे देश को आग लगा रखी है और अपने देश की पूरी सरकार को खत्म कर दिया है। तो एक शांति पसंद और स्टेबल कंट्री में ये सब हुआ कैसे? ऐसी क्या चिंगारी थी जिसने पूरा नेपाल को आग लगा दी? आइए आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 से, जब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया की 26 साइट्स के ऊपर बैन लगा दिया। शुरुआत में तो ये बैन सिर्फ ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया के अगेंस्ट है, लेकिन बाद में पता चला है धीरे धीरे कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना चाहती है, फ्री वॉइस को, फ्री स्पीच को कुचलना चाहती है। और इसी से एक चिंगारी उठी जेन जी के बीच में, और उस चिंगारी ने पूरे के पूरे नेपाल को अपने आहोश में ले लिया। अब हुआ क्या? लाखों और हजारों जेन जी जितने भी युवा थे वो सारे रोड पर आ गए और एक हिंसक प्रदर्शन 8 सितंबर 2025 को चालू हुआ, जिसने नेपाल के किसी भी कोने को नहीं बख्शा। नेपाल के अंदर सोशल मीडिया बैन एक कारण था, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसने नेपाल को इस आग में झोंक दिया। इसका एक बहुत बड़ा कारण और ये था कि नेपाल में जितने भी नेता और जितने भी सरकारी बड़े बाबू होते उनको भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और सारी नेपाली जनता उन सब से बहुत ज्यादा नाखुश थी। और एक और कारण जो रहा नेपाल में इतने ज्यादा डिस्कम्फर्ट का, वो था जितने भी नेता हैं और जितने भी बड़े बाबू लोग हैं, उनके बच्चों की अमीरी के दिखाने की आदत। तो नेपो किड्स का भी एक ट्रेंड था जिसने नेपाल के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के अंदर। साथ ही साथ नेपाल में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत से बच्चे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, और नौकरियां नहीं मिल रही तो उनके अंदर का जो गुस्सा था उसको निकालने के लिए बस एक कोई बहाना चाहिए था, जो उनको इस सिर्फ इस बैन की वजह से मिल गए। हालांकि ये बैन कुछ टाइम बाद सरकार ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन ये जितने भी आंदोलन था वो फिर भी खत्म नहीं हुआ। आखिरकार कुछ दिनों बाद इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। इसके बाद केपी शर्मा ओली जो थे उन्होंने इमीडिएटली इस्तीफा दे दिया और अपना देश छोड़कर भाग गए, और साथ ही साथ उनके जितने भी मंत्री थे वो भी देश छोड़कर भागने लगे। इस इंसिडेंट के अंदर बहुत सी हिंसक झड़पें भी हुई, जिसमें करीब 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। अब इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से इस आंदोलन को और ज्यादा हिंसक बना दिया गया। यहाँ पर पुलिस वालों की तरफ से गोलियां चलाई गई, कुछ जेनजी प्रोटेस्टर्स की मौत हुई। उसके बाद ये जितना भी इंसिडेंट था और बहुत ज्यादा भड़क गया। इसके बाद जेनजी के जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने भी अपने आप को हिंसक रूप में बदल लिए। ये तो एक छोटा सा ब्यौरा था क्या हुआ नेपाल में। अब इसकी पूरी टाइमलाइन को एक एक करके समझते हैं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन लगाया, और इससे जितने भी युवा थे नेपाल के काफी नाराज हुए, काफी रुष्ट हुए। और ये जाहिर भी है, आज की डेट में आप सोच के चलिए, सोशल मीडिया अगर आपकी जिंदगी से हट जाए या फिर उस पर बैन लग जाए तो कितना मुश्किल होगा किसी भी इंसान के लिए अपने वक्त को या अपनी डे टू डे लाइफ को कंप्लीट कर पाना। इसके बाद जब ये बैन लगाया गया, उसके 8 से 9 सितंबर 2025 के बीच में ये प्रदर्शन तेज हुए। लोगों ने संसद का घेराव किया, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की फायरिंग में करीब 51 लोग की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। यही चीज थी जिसने इस आंदोलन को और भीषण और उग्र रूप दिए। जितने भी ये इंसिडेंट हुए ये सारे के सारे सरकार की मंजूरी से हो रहे थे। अब सरकार ने जब ये फोर्स अपनाया प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, तो उससे प्रदर्शनकारियों में और ज्यादा गुस्सा पैदा हुआ, और फिर ये जो गुस्सा था
एक तरह से तबाही में बदल गया। 10 सितंबर को शहर के अलग अलग जगहों पर इस सारी तबाही को रोकने के लिए सेना को डिप्लॉय किया गया। सेना को शहरों में तैनात किया गया और इंटरिम प्रधानमंत्री पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम आगे किया गया ताकि नेपाल के अंदर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ सके। 12 सितंबर 2025 के आसपास प्रदर्शन धीरे धीरे शांत होने लगे, लेकिन इस प्रदर्शन के शांत होने से पहले बहुत सी ऐसी चीजें हुई, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिससे नेपाल की छवि हमेशा के लिए बदल गई। बहुत से सरकारी दफ्तरों में आग लगाई गई, कुछ नेताओं के ऊपर हमले हुए, एक नेता की तो पत्नी को जिंदा जला दिया गया, नेता कुछ देश छोड़कर भाग गए, जैसे आम लोग होते हैं उनकी भी कितनी लोगों की जाने गई। अब ये सारी की सारी जितने भी इंसिडेंट हुए, ये सुनने में और देखने में दोनों में ही बहुत भयावह थे। तो ये तो एक पार्ट था जिसमें हम इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को सिर्फ नेपाल के एंगल से देख रहे, लेकिन अगर आप मेरी नजर से देखें तो ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। इस कहानी में दो और मेजर कैरेक्टर्स हैं जो पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे है। अब उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे। देखिए, सब लोग इसको नाम दे रहे हैं जेनजी प्रोटेस्ट का, जो हर किसी का अपना अपना एक विचार हो सकता है, लेकिन मुझे ये इतना आसान और इतना सिंपल नहीं लग रहा जितना ही दिखाई दे। आप में से कितने लोग मानते हैं कि जेन जी जो जनरेशन वो इतने बड़े प्रोटेस्ट और इतने हिंसक प्रोटेस्ट को लीड कर सकती है, और वो भी बिना किसी नेता या बिना किसी सपोर्ट के? मुझे दोस्तों ऐसा नहीं। अब बात आती है तो इनको सपोर्ट किसके थ्रू मिल रहा है और इसके पीछे असली हाथ किसका है, तो इसके लिए हमें पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। अब पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे पिछले कुछ टाइम में ऐसे इंसिडेंट किस किस देश के साथ और हुए हैं। नेपाल में जो भी सब हो रहा है, इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा और भारत को इससे क्यों चिंतित होने की जरूरत है? तो देखिए, जैसे कहावत है, आपका घर उतना ही शांत हो सकता है जितना आपका पड़ोस शांत हो। तो नेपाल हमारा एक बहुत ही पुराना पड़ोसी है, बहुत ही हमारे गहरे रिश्ते। तो नेपाल का अनस्टेबल होना हमारे लिए भी उतना ही खराब है जितना नेपाल के लिए। अब एज अ नेबरिंग स्टेट हम लोग नहीं चाहते नेपाल में इतना ज्यादा अनरेस्ट हो, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं नेपाल और इंडिया का ओपन बॉर्डर पॉलिसी। तो अब जब नेपाल में इस तरह की इंसिडेंट या इस तरह की घटनाएं होंगी तो वहां से रिफ्यूजीज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ भी खड़ा हो सकता है। वहां से लोग हिंदुस्तान में आना चाहेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो वो सिचुएशन हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। अब आप बात करते हैं इसमें बाहरी ताकतों को क्या हाथ हो सकता है और ये हुआ क्यों नहीं। तो मैं आपको पहले छोटी सी कुछ इंसिडेंट पे रोशनी डालना चाहूंगा। आप इसको डॉट्स कनेक्ट करते रहना, इसका मतलब क्या बैठ रहा है, इसका एक्चुअली में क्या हिंदुस्तान के साथ लिंक बैठता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 1 फरवरी 2021 में सबसे पहले म्यांमार में एक कू होता है, जहां पर जो उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है, जिसमें 10 अप्रैल 2022 को नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उनके संसद में, और उसके बाद 9 मई 2022 को इमरान खान को अरेस्ट कर लिया। ऐसा ही एक इंसिडेंट हमारे एक और नेबर के साथ हुआ श्रीलंका में, जहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जहां पर 13 जुलाई 2022 को गोटाबाया राजपक्सा को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, और वहां पर भी एक इसी तरह का हिंसक प्रोटेस्ट हुआ। मालदीव को इंडिया के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में डाला गया, और वो भी सिर्फ चाइना के कहने या चाइना के भरोसे में आके। 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मीज़ जिन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद उसने हिंदुस्तान के साथ जो मालदीव के रिश्ते थे उसको खराब करना चालू किया, जबकि मोहम्मद मीज़ू की तो पूरी की पूरी कैंपेनिंग ही इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई थी। ऐसे ही हम बांग्लादेश की बात करते थे। बांग्लादेश में जो हसीना सरकार थी, शेख हसीना सरकार, जो हिंदुस्तान के
काफी क्लोज रहा करती थी, उसको 5 अगस्त 2024 में शेख हसीना को भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह के एक हिंसक प्रदर्शन की वजह से उस देश में भी रिजीम चेंज हुआ और वहां पर एक अमेरिकन फेवरेट मोहम्मद यूसुफ की सरकार आई। अब यही चीज नेपाल में हो रही है। अब यहां पर भी केपी शर्मा ओली को भागना पड़ा और हो सकता है यहां पर भी ये जो गेम चल रहा है ये या तो अमेरिका और या चाइना दोनों में से किसी का भी हो सकता है। मुझे ज्यादा ये अमेरिका का महसूस होता है, क्योंकि केपी ओली जो थे वो वैसे भी चाइनीज टूर ही थे जो चाइना की भाषा ही बोला करते। तो ये एक और एस्पेक्ट है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। अब इससे आने वाले टाइम पे किसको फायदा होने वाला है ये हम सब लोग देखेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर है, हमारा नेबरहुड आप देखें तो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की, वो सारी की सारी इस वक्त अनस्टेबल है। अब देखिए पूरे इन इंसिडेंट से एक चीज मुझे समझ आती है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ से जो उनके नेबर्स है वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं, और एक अनस्टेबल पड़ोस किसी भी ग्रोइंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब पूरी दुनिया या दुनिया की वो शक्ति है जो हिंदुस्तान को अनस्टेबल करना चाहती थी, जो हिंदुस्तान को अनस्टेबल नहीं कर पा रही है या हिंदुस्तान में कुछ इस तरह की कहानी नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने एक ये नया तरीका इजाद किया है कि हिंदुस्तान के आसपास की जो कंट्रियां हैं उनको अनस्टेबल किया जाए, क्योंकि जब आसपास इतनी अनस्टेबल कंट्रीज होती है तो एक हिंदुस्तान जैसी कंट्री के अंदर डिस्टेबिलिटी पैदा करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है दोस्तों, हो सकता है मैं गलत हूं और हो सकता है मैं सही भी हूं, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबली एक इस तरह का खेल खेला जा रहा है शतरंज का, जहां पर कोई भी कंट्री एक दूसरे के सामने ना आकर पीछे से वो काम करवाती है जिसमें पूरे के पूरा देश बर्बाद हो। सो यही इंफॉर्मेशन थी जो आज हम लोगों को शेयर करनी थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।